मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। हम लोगों ने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और उसका क्षेत्राधिकार पढ़ा है। हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान, क्योंकि लिखित संविधान है, इसमें संघीय व्यवस्था की गई है और नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था भी है। ऐसी स्थिति में संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और इसके साथ साथ संविधान में यदि कोई व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय एक आवश्यक व्यवस्था है। न्यायपालिका एक सभ्य समाज की आवश्यकता है और उसके बिना हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए भारतीय संविधान में न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन हमने देखा था, जिसमें जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और हम लोगों ने देखा था कि उनको स्वतंत्र रखने के लिए उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर रखी गई है और इसके साथ साथ उनको अपने निर्णय के ऊपर किसी भी प्रकार की यदि कोई टिप्पणी करता है तो उसे अवमानना के तहत दंडित करने का अधिकार भी दिया गया है। हम लोगों ने देखा कि जो क्षेत्राधिकार है वो बहुत विस्तृत है, जिसमें संविधान की व्याख्या करने, संघ और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो उसके संबंध में विवादों को निपटाने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, इसके साथ साथ ये तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था, इसके साथ साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसमें निचली अदालत से, उच्च न्यायालय से अपील करने का अधिकार रखा गया है। इसके साथ साथ हमने देखा संविधान की व्याख्या करने का, परामर्श देने का अधिकार उसका है, अभिलेख न्यायालय के रूप में वो काम करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका संगठन और इसका क्षेत्राधिकार पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इसके क्षेत्राधिकार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो है संविधान की रक्षा करने की। तो उसमें एक और अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और वो है न्यायिक पुनरावलोकन, जिससे वो संविधान की रक्षा करता है, संविधान के संरक्षक के रूप में हमारे सामने आता है। न्यायिक पुनरावलोकन वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा इस प्रकार की जाती है कि व्यवस्थापिका, जिसे कानून बनाने का अधिकार है, कोई ऐसा कानून न बना दे जो संविधान की आत्मा के विपरीत हो। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्थापिका जो कानून बना रही है उनके संदर्भ में या उनके आधार पर ये व्यवस्था देखना या उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि वो संविधान के अनुकूल नहीं है। ये अधिकार संघीय राज्य के द्वारा बनाए गए कानून, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध यदि कोई कानून बनाया जा रहा है तो उन सब पर लागू होता है। इस तरह से हम लोग अगर देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन, जैसा शब्द से पता चलता है, पुनरावलोकन यानी पुनः देखना, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को पुनः देखना न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। भारत में हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन को किस तरह से काम में लिया गया है, तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि संविधान में दो तरह के सिद्धांत हो सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के लिए। पहला है व्यवस्थापिका या कानून निर्माण करने वाली संस्था की सर्वोच्चता का सिद्धांत, जैसा कि ब्रिटेन में। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत, जैसा कि अमेरिका में।
हम लोगों ने पहले भी जब व्यवस्थापिका पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली व्यवस्थापिका है। वहाँ पर ब्रिटेन द्वारा बनाया गया कानून अंतिम है, मान्य है। भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में जो व्यवस्था ली है वो अमेरिकी संविधान के करीब है, क्योंकि हमने संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को लिया है। भारतीय संविधान में जो विभिन्न शासन के अंग हैं वो सब संविधान से अपनी शक्ति लेते हैं, यानी संविधान में उस व्यवस्था को दिया गया है और उसी के आधार पर संपूर्ण कार्य किए जाते हैं। और यदि इन शासन के अंगों में कोई परिवर्तन करना है या इनकी शक्तियों में कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए भी संविधान में संशोधन प्रक्रिया दी गई है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है केंद्र सरकार को, तो उस स्थिति में राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है जो राज्यसभा की अनन्य शक्ति में आता है। तो इस स्थिति में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया है और संघीय व्यवस्था को अपनाने के कारण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की अपनी मर्यादाएं हैं और इन मर्यादाओं की रक्षा का दायित्व पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उसकी वैधानिकता का परीक्षण करने का अधिकार एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय को मिलता है। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 13 और 32 अधिकारों के संबंध में इसी प्रकार की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को देते हैं कि वो मौलिक अधिकारों पर अगर किसी प्रकार का फेरबदल किया जा रहा है तो उस पर पुनर्विचार कर सके। इसी तरह से केंद्र और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्ति के विभाजन से संबंधित अनुच्छेद 246 में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के द्वारा की जा सकती है। जैसा कि न्यायमूर्ति BK मुखर्जी ने कहा था, भारत में संविधान सर्वोच्च है और संसद तथा राज्यों में विधान मंडलों को न केवल संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई सूचियों द्वारा सीमांकित अपने अपने क्षेत्रों के अंदर रहकर काम करना होगा, बल्कि संविधान के भाग 3 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। विधायी सत्ता जिनका उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं कर सकती, किसी अधिनियम के वैध होने के लिए आवश्यक है कि वह सब मामलों में संवैधानिक शर्तों के अनुरूप हो और यह निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है कि अमुक अधिनियम संवैधानिक है अथवा नहीं है। तो इस तरह से भारत में न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था का आधार 2 हम लोग देखते हैं। पहला है संघात्मक व्यवस्था और दूसरा है मौलिक अधिकार। तो इस तरह से जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ये हालांकि शुरुआत इसकी भारत से नहीं हुई है, लेकिन हमने इसको अमेरिका के करीब माना है, क्योंकि हमारे यहाँ इसे संविधान के आधार पर या संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर काम में लिया गया है। और एक तरह से हम माने तो इसका प्रमुख जो स्वरूप है वो संघात्मक व्यवस्था के कारण हमारे देश में मौजूद है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है, मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और संविधान हमारे यहाँ जो है उसकी व्याख्या करने का कार्य भी एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त ये शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन, उसकी प्रकृति क्या है और उसकी सीमाएं क्या है, ये हम लोग देखेंगे।
मोटे तौर पर अगर हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन दो प्रकार के तरीकों से काम करता है। एक है कानून की उचित प्रक्रिया और दूसरा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में संविधान विस्तृत है, लिखित है, कठोर और लचीले का मिश्रण है। और हम यानी भारतीय बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे थे, बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो संविधान बनाया गया उसमें भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उसके साथ साथ संघीय व्यवस्था का स्वरूप बना रहे इस बात को सुरक्षित करने या संरक्षित करने की जिम्मेदारी रखी गई है। ऐसी स्थिति में जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति है वो उतनी व्यापक नहीं है जितनी व्यापक अमेरिका में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अमेरिकी संविधान जो है वो बहुत संक्षिप्त है, जबकि भारतीय संविधान बहुत विस्तार से लिखा गया है। अमेरिकी संविधान संक्षिप्त है, इसलिए उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन भारत में क्योंकि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन विभिन्न सूचियों के माध्यम से विस्तार से संविधान में दिया गया है, इसलिए सामान्य तौर पर विवादों की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए समवर्ती सूची की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी अंतिम शक्ति केंद्र के पास है। तो इस तरह से विस्तृत उपबंध होने के कारण भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया। वहीं पर हम ये देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें भी मौलिक अधिकार जो है वो विस्तार से दिए गए हैं और उसके साथ साथ हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों पर क्या प्रतिबंध है, उसकी क्या सीमाएं हैं, वो भी विस्तार से दी गई है। जबकि अमेरिकी संविधान में अधिकार पत्र निरपेक्ष शब्दावली में लिखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति सीमित हो गई, क्योंकि मौलिक अधिकारों को भी विस्तार से दिया गया है। इसके साथ साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, दो प्रकार की प्रकृति है इसकी। एक है विधि की उचित प्रक्रिया या कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा, और दूसरा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया को काम में लिया गया है। ये शब्दावली जो है ये बताती है कि समय के अनुसार वे संविधान की जांच संघ या राज्य और उसके द्वारा बनाए हुए कानूनों को उस समय के अनुसार पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, इस संदर्भ में करती है। जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये हमने जो विधि अपनाई है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापानी शब्दावली से लिया गया है और इसका अर्थ है भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को तभी असंवैधानिक या अवैधानिक घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये निश्चित करने में कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का या उचित या अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता। वो संविधान के अनुसार उसकी जांच करता है। यदि हमारे संघ या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में वो सक्षम है, तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
जैसा कि दुर्गादास बसु ने कहा कि न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम को रद्द कर देगा जो संविधान की सीमाओं के प्रतिकूल है, लेकिन इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा या संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच है। इस तरह से भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो संविधान द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसी के तहत काम करता है। वो प्राकृतिक न्याय की प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं करता। एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी हद तक अपनी शक्ति का प्रयोग करके संविधान की सुरक्षा करता है, संरक्षण करता है और उसकी व्याख्या को उचित तरीके से रखता है और उसके साथ साथ भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। लेकिन इसके बावजूद न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की आलोचना भी की जाती है और ऐसा माना गया है कि बहुत से मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के ही निर्णयों को पलट दिया है या उसके विपरीत जब दोबारा निर्णय हुआ तो उससे अलग निर्णय दिया है और इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की आलोचना की जाती है। सबसे पहली जो आलोचना की जाती है जिसका आधार है कि ये अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य करता है। ऐसा कहा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से जो न्यायपालिका है वो बहुत समय के अनुकूल जो निर्णय है उनको आसानी से स्वीकार नहीं करती। हालांकि ये व्यक्ति के अधिकार और सुरक्षा की रक्षा करती है, लेकिन 1950-51 में इसने जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के अंतर्गत पारित कुछ भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित कर दिया था, जो कि तात्कालिक समय की मांग थी। 1953 में शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के शासन द्वारा अधिग्रहण को अवैध ठहराया और कुन्ही कोमान बनाम केरल राज्य में केरल कृषि संबंधी अधिनियम को अवैध घोषित किया। इसके साथ साथ कहा जाता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ 1967 में, जिसमें अनुदारवादी प्रवृत्ति एक तरह से सामने आई सर्वोच्च न्यायालय की। ये विवाद था गोलकनाथ विवाद, जिसमें 6 के मुकाबले 5 के बहुमत से निर्णय दिया गया कि संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता या सीमित करता हो। और इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के अंत, प्रिवी पर्स था जो भारत में स्वतंत्रता के बाद में जो विलय हुई थी रियासतें, उनको ये प्रिवी पर्स देने का प्रावधान तय किया गया था उस समय, तो उसको खत्म करने की बात थी कि अंत संबंधी आदेशों को अवैध घोषित किया। तो ये कुछ ऐसे मामले थे जिन पर काफ़ी हद तक अनुदारवादी व्यवस्था के रूप में न्यायपालिका सामने आई और जिसने कुछ हद तक, जिसे हम कहें, प्रजातांत्रिक निर्णयों को लागू करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी। दूसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही पूर्व निर्णयों में परिवर्तन किया। ये भी एक इसका मूल्यांकन जब हम करें या इसका हम अध्ययन जब करते हैं तो ये एक आपत्ति इसके संदर्भ में सामने आती है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वैधानिक रूप से, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे निर्णय किए हैं जिनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और न्यायिक पुनरावलोकन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों को बदला है। जैसे मोहन कुमार मंगलम ने अपनी पुस्तक में इसके 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है 1952 में शंकरी प्रसाद और 1965 में सज्जन सिंह के मामले में पहले में सर्वसम्मत और द्वितीय में बहुमत निर्णय से इस बात को स्वीकार किया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यदि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लेकिन 1967 में
गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के भाग 3 के किसी उपबंध को इस तरह से संशोधित करने का अधिकार नहीं रखती जिससे मौलिक अधिकार छिन जाए या सीमित हो जाए। तो यहाँ अपनी ही बात को एक तरह से कुछ हद तक संशोधित किया। दूसरा विवाद इसी तरह का आता है 1969 का, गुजरात राज्य बनाम शांतिलाल मंगलदास का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के 4th संशोधन के बाद क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता या अपर्याप्तता पर विचार करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। लेकिन 1969 में ही, इसी वर्ष में, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया कि इसमें निहित क्षतिपूर्ति के सिद्धांत अप्रासंगिक है। इसके साथ साथ तीसरा मैटर आता है इसमें 1965 का उस्मान अली खान बनाम सागरमल का विवाद, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया कि देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय और प्रिवी पर्स आदि से संबंधित समस्त व्यवस्था राजनीतिक है, न कि वैधानिक, और इससे संबंधित दायित्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। लेकिन 1971 में जब प्रिवी पर्स की समाप्ति और देशी रियासतों की मान्यता वापस लेने से संबंधित आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के आदेश को अवैध घोषित कर दिया। तो इस तरह से काफ़ी हद तक हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय पूर्व में मौजूद जो व्यवस्थाएं हैं या खुद के ही जो निर्णय हैं उनको काफ़ी हद तक परिवर्तित कर देती है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इससे समयानुकूल निर्णय होते हैं और समय की मांग के अनुसार व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी होता है। तीसरा जो आधार है इस न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना का, वो है संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण। सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 से 71 में जिस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया, उससे ऐसा लगा कि संवैधानिक सीमाओं का कुछ हद तक न्यायिक, जिसे हम कहें व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है और कुछ ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग इस समय किया गया। और क्योंकि जनता की प्रतिनिधि है संसद, और संसद यदि कोई कानून बना रही है तो वो जन प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो ऐसे में न्यायपालिका को उसका बाधक नहीं बनना चाहिए। संविधान सर्वोच्च है और ये माना गया कि न्यायालय संविधान का विश्लेषण कर सकता है, व्याख्या कर सकता है, और सामान्य तौर पर संविधान को उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिस रूप में उसे बनाया गया है। अगली जो आलोचना का आधार है वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता। बहुत से विद्वानों का मानना है कि न्यायिक पुनरावलोकन के प्रयोग से संसद द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनको अवैध घोषित करने का भय बना रहता है। इसके आधार पर जो सामयिक व्यवस्थाएं हैं या समय के अनुकूल जो कार्य होने हैं उसमें बाधा उत्पन्न करने का भय हमेशा हो सकता है। अगली बात आती है संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति बनती है, क्योंकि संसद जिस कानून को पारित कर रही है, जो उसका अधिकार है, न्यायपालिका उसे अवैधानिक घोषित कर देती है, तो संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जबकि ये दोनों ही सरकार के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इसलिए भी न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में कुछ लोग, कुछ विद्वान विरोधाभासी मत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन की, उसका अपना महत्व है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र एक विशाल लोकतंत्र है और विशाल भूभाग, संघीय व्यवस्था और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। ऐसे में संविधान संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन करता है और न्यायिक पुनरावलोकन ही उसकी रक्षा कर सकता है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में,
वो है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, उसकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए और शासन पर नियंत्रण लगाने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन आवश्यक है। तीसरी बात जो कही गई वो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन चक्र के रूप में काम करती है, जिसके माध्यम से संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा का दायित्व न्यायपालिका बखूबी निभाती है। इस तरह से कुल मिलाकर के न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में ये कहना कि वो अनुदारवादी है, प्रगति विरोधी है, ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार निश्चित रूप से आवश्यक है ताकि कोई भी व्यवस्था नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, संविधान के विपरीत कार्य ना करने लगे या संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती ना देने लगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि भारत में संविधान सबसे महत्वपूर्ण है और संविधान के अनुसार ही व्यवस्थाओं को संचालित किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।